गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 15 लेकर के मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात कर रहे थे। विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात कर रहे थे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हमने पिछले डे में 2 सवाल आया था मेरे पास में, हम दोनों सवालों पर चर्चा कर देते हैं। पहला सवाल तो ये था कि सर विद्युत द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है। हाँ, हम बताए थे पिछला वीडियो में कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है। तो सर विद्युत द्विध्रुव कौन सी राशि है? शब्द सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव कौन सी राशि है? तब हम आपको बता दें, विद्युत द्विध्रुव कोई राशि नहीं है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है और राशि सदिश या अदिश होता है। विद्युत द्विध्रुव तो एक सजावट का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है। विद्युत द्विध्रुव का कोई मात्रक, विमा, सदिश अदिश कुछ नहीं होगा क्योंकि वो राशि है ही नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसके बाद एक और सवाल आ रहा है कि सर आवेश उत्पन्न करने की 3 विधि होता है, आप 2 विधि बताए हैं। तो हम आपको बता दें, आवेश उत्पन्न करने की 3 विधि में हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आवेश उत्पन्न करने की 3 विधि जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक होता है घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि और तीसरा उपपादन विधि। तो घर्षण विधि और चालन विधि को एक ही में पढ़ा, बहुत से बुक जब पढ़िएगा आप, तो चालन विधि के अंदर में ही घर्षण विधि को पढ़ाया जाता है। घर्षण विधि को अलग से नहीं बताया जाता। घर्षण विधि छोटे क्लास की कह सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, होता है। यदि आप कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से बुक में दिया हुआ है तो उसमें घर्षण विधि, चालन विधि और उपपादन विधि तीनों अलग अलग कर सकता है। लेकिन घर्षण विधि के अंदर में चालन विधि भी पढ़ा जाता है, उसको आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो और एक ही में भी पढ़ सकते हो। यदि आप चालन विधि और घर्षण विधि को अलग अलग जानते हो तो थोड़ा सा हम बता दें। ऐसे हम शुरू से ही हम लोग 2 ही विधि पढ़ते आ रहे हैं, सब जगह 2 ही विधि आपको भी मिलेगा, किसी किसी बुक में ही आपको अलग अलग मिलेंगे। घर्षण, चालन और उपपादन तीनों अलग अलग मिल सकते हैं, नहीं तो सभी बुक में, आप खुद समझदार हैं, आप बुक खोल के देखिएगा, अब देखिएगा तो सब में आपको 2 ही विधि मिलेगा। तो एक स्टूडेंट का सवाल आया था, सर मोबाइल कौन सी विधि से चार्ज होता है? मोबाइल कौन सी विधि से चार्ज होता है? तो हमने उनको जवाब दिया चालन विधि से। तो चालन विधि में सर मोबाइल में तो रगड़ना नहीं है, टच किया जाता है। तो टच करने के लिए भी आपको चालन, टच करेगा तो चालन विधि होगा, और रगड़िएगा तो भी आपको टच ही कराना पड़ता है। रगड़ते हैं तो भी आप टच ही कराते हैं। खैर, हम लोग उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और एक और आपके लिए कि हम लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि अप्रॉक्स ऐसी संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक संभावनाएं सही है कि 1 सितंबर से कोचिंग शायद खुल जाएगा। 1 सितंबर से कोचिंग खुलने की संभावनाएं बहुत अधिक हो गई हैं। चलिए हम लोग अब आज की क्लास में इस चैप्टर के विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के इस चैप्टर के पहला डायग्राम देखने जा रहे हैं। और डायग्राम आधारित फार्मूला, जैसे हम लोग लाइट आपको पढ़ा रहे थे जब हम, तो लाइट में बहुत से ऐसे फार्मूले पढ़ाए जिसमें डायग्राम के मदद से फार्मूला को पढ़ना था। लेकिन इस चैप्टर में अभी तक डायग्राम हम लोगों ने एक भी नहीं पढ़ा और डायग्राम पर आधारित कोई फार्मूला सिद्ध नहीं किया। लेकिन आज हम लोग पहला इस चैप्टर का डायग्राम पर आधारित फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। हेडलाइन क्या है? समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का समीकरण प्राप्त करें। चलिए देखते हैं एक बार हेडलाइन को। समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का समीकरण प्राप्त करें। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का समीकरण प्राप्त करें। और ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है।
इसमें हर एक लाइन को, एक एक पॉइंट को समझिएगा। इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बहुत से ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम आपको डायग्राम बना करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग ये फिगर को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला वर्ड इसमें है समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र, तो हम सबसे पहले समरूप विद्युत क्षेत्र खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि जब विद्युत बल रेखाएं समानांतर हो तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है। याद होगा आपको, यदि विद्युत बल रेखाएं समानांतर हो तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है। तो यहाँ पर हम लोग को समरूप विद्युत क्षेत्र बनाना है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र बनाना है तो विद्युत बल रेखाएं समानांतर हम लोग खींचेंगे। तो ये विद्युत बल रेखाएं हम समानांतर खींच रहे हैं। जैसे ही विद्युत बल रेखाएं समानांतर दिखेंगी हम समझ जाएंगे कि ये विद्युत क्षेत्र जो है समरूप है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान दीजिएगा। पीछे पढ़ाए हुए बहुत से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है, इसीलिए पीछे पढ़ाया हुआ टर्म भी आपको याद होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो को पुश करके पहले पीछे वाला टर्म पढ़िएगा और फिर थ्योरी को समझना शुरू कीजिएगा, फिर से वीडियो देखना शुरू कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग पहले समरूप विद्युत क्षेत्र बना लिए। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो हमारा E है। इस विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, तीव्रता है, प्रभाव है, वो कितना है? तो E है। वेक्टर E दे दिए, तीव्रता की दिशा उधर है। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव, तो हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाने जा रहे हैं जो इस विद्युत क्षेत्र में स्थित है। दिया हुआ देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव। तो हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जो इस विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम कल बताए थे, याद होगा आपको कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश होते हैं। तो हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव हमने बनाया। विद्युत द्विध्रुव का नाम दे दिया A और ये B। यहाँ पर आवेश है +Q और यहाँ आवेश है -Q। याद होगा आपको, हम बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होता है। तो AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश है और इनके बीच की जो दूरी है वो 12 है। याद होगा आपको, हम बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को 12 से सूचित करते हैं, तो हमने 12 दे दिया। फिर से एक बार समझिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो हमने समरूप विद्युत क्षेत्र बना दिया। इस विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव, तो एक विद्युत द्विध्रुव बना दिए। आपको याद होगा विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताए थे, दो बराबर एवं विपरीत आवेश -Q और +Q, पिछला वीडियो में हम बताए थे, और इनके बीच की दूरी 12, तो 12 हो गया। अब ये भी हम आपको कल बताए थे, याद होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो इधर है, ध्यान समझिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। चलिए, यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए तो ये +Q आवेश है, ये +Q आवेश है और ये -Q आवेश है। तो ये जो +Q आवेश है ये विद्युत क्षेत्र में है, ये जो +Q आवेश है ये विद्युत क्षेत्र में है। और हम आपको याद होगा बताए थे कि कोई भी आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में हो, कोई भी आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में हो, तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर एक बल कार्य करता है।
यदि कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में हो, यदि कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में हो तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर एक बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर एक बल लगता है। उस बल का मान होता है, याद होगा आपको, Q इंटू E। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर एक बल लगता है, आवेश गुना तीव्रता Q इंटू E। तो ये हमारा हो गया बल Q इंटू E। यहाँ पर एक बल कार्य किया Q इंटू E। ध्यान से समझिएगा, यहाँ कुछ देर के बाद एक सवाल आने वाला है, हम देखते हैं कि वो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक बल कार्य किया Q इंटू E। इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य किया Q इंटू E। यहाँ पर भी एक आवेश है, यहाँ पर भी एक आवेश है, तो ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र में है, तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा और यहाँ भी एक बल लगेगा Q इंटू E। यहाँ पर भी एक बल लगा Q इंटू E। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर भी एक बल लगा Q इंटू E। अब यहाँ एक सवाल निकल के आएगा। यदि आपके दिमाग में सवाल आया हो बहुत अच्छी बात है, यदि सवाल नहीं आया हो तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सवाल ये है कि सर ये वाला Q इंटू E है और ये भी Q इंटू E है, तो ये वाला Q इंटू E की दिशा इधर और ये वाला Q इंटू E की दिशा इधर क्यों है। सवाल है कि इस Q इंटू E की दिशा इधर दिए हैं और इस Q इंटू E की दिशा इधर दिया है, ऐसा क्यों? क्या हम ऐसा कर सकते थे कि इस Q इंटू E की दिशा इधर और इस Q इंटू E की दिशा इधर? तो हम आपको बता दें कि नहीं कर सकते थे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आखिर इस Q इंटू E की दिशा इधर क्यों है। तब हम आपको बता दें, वेक्टर F बराबर सूत्र होता है Q इंटू E। वेक्टर F बराबर Q इंटू E। और शायद आपको याद होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर है उधर ही बल की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर है उधर ही बल की दिशा होगी। कब? यदि आवेश प्लस हो तब। यदि यहाँ पर आवेश माइनस हो, यदि आवेश माइनस हो तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। कब? जब माइनस होगा। और यदि प्लस होगा तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। कब? यदि प्लस होगा तब। बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। कब? यदि आवेश माइनस होगा तब, क्योंकि माइनस बता रहा है कि विपरीत है। तो यहाँ पर माइनस में है, इसीलिए बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के उल्टा है, तो विद्युत क्षेत्र उधर है तो बल इधर हो गया। और यहाँ पर प्लस है, इसीलिए बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हुआ। विद्युत क्षेत्र उधर है तो बल की दिशा भी उधर होगा। आवेश यहाँ प्लस क्यों दिया है, तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, मतलब उस साइड है। यहाँ आवेश माइनस में है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत होगा, इसलिए इधर हुआ है। हम आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र से किस दिशा में रखा गया है। जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र से किस दिशा में रखा गया है, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र से, तो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो विद्युत क्षेत्र से ये जो द्विध्रुव है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है। हम एक कोण मान लिए थीटा। इस कोण को हम कुछ भी रख सकते हैं, इस थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक थ्योरी चूँकि ड्राइव करने जा रहे हैं इसीलिए थीटा ले लिए। यहाँ से हम एक लंब डाल देंगे, फिगर को समझिएगा, एक लंब डाल देंगे। यहाँ पर हमने लंब डाल दिया O। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर थीटा यही क्यों दिए, यहाँ क्यों नहीं दिए। तो वही बात, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर द्विध्रुव है।
विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर द्विध्रुव है। ये आपका विद्युत क्षेत्र हुआ और ये आपका द्विध्रुव हुआ, तो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर द्विध्रुव है, इसीलिए यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। हमारा डायग्राम पूरा तैयार हो गया। अब हमें डायग्राम में क्या क्या है इसको शब्द में लिखना शुरू करें। तो चित्र में एक समरूप विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है जिसकी तीव्रता E है। चित्र में एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव AB रखा हुआ है जिसमें आवेश है -q और +q और उसकी लंबाई है 2l। यह विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। यह विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल है QE और QE। विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल है QE और QE। ये दोनों ही बल QE और QE, ये दोनों ही बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। देखिए दोनों बल का मान बराबर है और विपरीत है। एक उस साइड है तो एक इस साइड है, एक उस साइड है तो एक इस साइड है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बराबर एवं विपरीत बल लग रहा है। तो जब दो बराबर एवं विपरीत बल है इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट 0 हुआ। पॉइंट को समझिएगा, पॉइंट को समझना जरूरी है। यहाँ पर दो बराबर एवं विपरीत बल लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर परिणामी बल 0 हुआ। यहाँ पर परिणामी बल 0 हुआ तो एक ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया। ऑब्जेक्टिव को सुनिए और कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर लगने वाला बल QE और QE है, लेकिन कुल बल या परिणामी बल 0 होता है। फिर से एक बार, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल या परिणामी बल 0 होता है। समझ में आ गया होगा। यहां पर दो बल लग रहा है, QE बल लग रहा है QE और QE, लेकिन कुल बल कितना हुआ तो 0 हुआ, परिणामी बल कितना हुआ तो 0 हुआ। इसी में एक ऑब्जेक्टिव आपको और बता देते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में, इस पॉइंट को नहीं, अभी दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं। असमरूप विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत द्विध्रुव हो, समरूप नहीं, असमरूप विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत द्विध्रुव हो तो वहां पर परिणामी बल 0 नहीं होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव हो तो परिणामी बल 0 होता है, लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव हो तो परिणामी बल 0 नहीं होता है, बल 0 नहीं होता है। अगले पॉइंट की ओर हम मूव करते हैं। आपको पता होगा जब किसी पॉइंट पर, जब किसी वस्तु पर दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है तो वहां बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस पॉइंट से आप भली भांति परिचित होंगे कि जब किसी सिस्टम पर दो बराबर एवं विपरीत बल लगता है तो वहां बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। यह हर जगह होता है, कहीं भी होगा। इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद करिए कि जब किसी सिस्टम पर, जब किसी पॉइंट पर, जब किसी बिंदु पर दो बराबर एवं विपरीत बल लगता है तो वहाँ बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। और यहाँ पर दो बराबर एवं विपरीत बल लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। परिणामी बल कितना हुआ? यहाँ पर 0। बल आघूर्ण लेकिन लगेगा और उसी बल आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। उसी बल आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है अभी हम 2-4 पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट की चर्चा करने, अभी हम जिस पॉइंट की चर्चा करने जा रहे थे, यह पॉइंट क्या है? तो जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो, जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो अभी जस्ट हमने बताया कि परिणामी बल 0 होता है। कुल बल, परिणामी बल कहें या कुल बल कहें, बल 0 नहीं होता, बल 0 नहीं होता, कुल बल 0 होता है या परिणामी बल 0 होता है। तो बल 0 होता है, परिणामी बल 0 होता है। दूसरा पॉइंट है कि जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो केवल बल आघूर्ण कार्य करता है, बल नहीं काम करता। अभी जस्ट हमने बताया कि बल 0 है लेकिन बल आघूर्ण कार्य करता है।
तो बल, केवल बल आघूर्ण, केवल का मतलब हो गया कि केवल बल आघूर्ण, मतलब बल आघूर्ण के अलावा और दूसरा कोई नहीं। तो केवल बल आघूर्ण कार्य करता है, परिणामी बल शून्य होता है। लेकिन यही यदि असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो बल भी काम करता है और बल आघूर्ण दोनों काम करता है। असमरूप में होगा तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यहाँ अलग होगा बल, यहाँ अलग होगा बल, तो यहाँ पर परिणामी बल 0 नहीं होगा। असमरूप में सब जगह अलग अलग होता है विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर बल अलग होगा, यहाँ पर बल अलग होगा, इसीलिए परिणामी बल 0 नहीं होगा। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा रहे तो बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा, लेकिन समरूप विद्युत क्षेत्र में रहेगा तो केवल बल आघूर्ण लगेगा, बल नहीं लगेगा। हम आशा करते हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव चर्चा करने जा रहे हैं। ये सब अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आपको अपने सोच पर, अपने दिमाग के अनुसार सवाल को तैयार करने होंगे, कॉपी में ये सब नहीं मिलेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। हम आपको याद होगा कि जब किसी सिस्टम पर बल लगता है तो रैखिक गति होता है। जब किसी सिस्टम पर बल लगता है तो उसमें रैखिक गति होता है, और यदि किसी सिस्टम पर बल आघूर्ण लगता है तो उसमें घूर्णन गति होता है। नहीं याद होगा तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वस्तु में रैखिक गति उत्पन्न होती है, वस्तु सीधा चलता है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वस्तु में रैखिक गति होती है, वस्तु सीधा चलता है। लेकिन यदि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण लगता है, यदि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण लगता है तो वस्तु गोल गोल घूमती है, वस्तु में घूर्णन गति होता है। फिर से एक बार, यदि किसी वस्तु पर बल लगता है तो वस्तु में रैखिक गति होती है, वस्तु सीधा चलता है, और यदि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण लगता है तो वस्तु में घूर्णन गति होती है, वस्तु गोल गोल घूमता है। तो समझने की कोशिश करिएगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो केवल बल आघूर्ण लग रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो केवल बल आघूर्ण लग रहा है, मतलब उसमें घूर्णन गति होगा, रैखिक गति नहीं होगा। और असमरूप विद्युत क्षेत्र में है तो बल और बल आघूर्ण दोनों लग रहा है, तो रैखिक गति और घूर्णन गति दोनों होगा। तो ऑब्जेक्टिव तैयार करिए। जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो उसमें केवल घूर्णन गति होती है, रैखिक गति नहीं होती है। जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो उसमें केवल घूर्णन गति होती है, रैखिक गति नहीं होती है। और अगला नोट है कि जब विद्युत द्विध्रुव असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो उसमें रैखिक गति और घूर्णन गति दोनों होता है। जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो केवल घूर्णन गति होता है, रैखिक गति नहीं होता है। लेकिन जब विद्युत द्विध्रुव असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो उसमें रैखिक गति और घूर्णन गति दोनों होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उस सब की चर्चा हमने कर दिया। अब हम लोग को जो मेन टॉपिक है, जो मेन फार्मूला है, उस फार्मूला को सिद्ध करने जा रहे हैं। उस फार्मूले पर हम लोग ध्यान आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम फार्मूला पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो विधिवत शुरू करते हैं। चित्र में एक समरूप विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है जिसका परिमाण E है। इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर कोई विद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है जिसका आवेश -Q और +Q है और लंबाई 12 है। विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल QE और QE है। चूँकि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, अतः द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है और इस बल आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में साइन थीटा बराबर लंब, तो OB बटा कर्ण AB, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण OB बटा AB। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो OB बटा AB। OB बराबर AB इंटू साइन थीटा, OB बराबर AB इंटू साइन थीटा। तो OB बराबर AB का मान यदि हम बात करें तो 12 इंटू साइन थीटा। ये हमारा जब ज़रूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, इसका ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण, चूँकि हम लोग को निकालना है। तो बल आघूर्ण बराबर
बल आघूर्ण बराबर एक बल गुना उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी। शायद हम आपको बताए थे कल कि जहाँ कहीं भी आघूर्ण वर्ड आ जाए समझ लीजिए गुना में दूरी जरूर रहेगा। कहीं भी यदि आघूर्ण वर्ड आ जाए तो समझिए गुना में जरूर दूरी रहेगा। तो बल आघूर्ण बराबर एक बल गुना उनके बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण का संकेत होता है टाउ। तो टाउ बराबर एक बल, तो दो बल है क्यू इंटू ई, तो एक बल क्यू इंटू ई और उनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है ओ बी। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो एक बल है क्यू ई और एक बल है क्यू ई, यही दो बल हैं क्यू ई और क्यू ई। आप पढ़े होंगे सदिशों के दिशा और परिमाण बिना बदले हम कहीं भी ले जा सकते हैं। आप 11th में पढ़े होंगे जब समांतर चतुर्भुज के योग का नियम पढ़ाया जाता था या हेड टू टेल मेथड पढ़ाया गया था, तो वहाँ बताया गया है कि सदिशों के दिशा और परिमाण बिना बदले हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये दोनों बल हैं, आप देख सकते हैं एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, तो इसको हम उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ लेके आ गए, तो इनके बीच की यही लंबवत दूरी है, यही सीधा वाला ओ बी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है ओ बी। तो एक बल गुना उनके बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल क्यू ई और लंबवत दूरी ओ बी। ओ बी का मान हम यहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से, टाउ बराबर क्यू ई और ओ बी का मान 2l साइन थीटा, ओ बी का मान 2l साइन थीटा। अब हम ई को बाद में और 2l को पहले लिखने जा रहे हैं, तो हो जाएगा टाउ बराबर क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। 2l को पहले और ई को बाद में कर दिए। अब क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l कल हम पढ़ाए थे द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्यू इंटू 2l को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। जहाँ P कहाँ से आ गया, तो P आया है Q इंटू 2l के जगह पर, और यह है क्या, तो द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2l की जगह पर P आ गया, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही समीकरण 2 बल आघूर्ण का सूत्र है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, याद होगा आपको। पहले लिख देते हैं समीकरण 2 समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का समीकरण है। इसी का मान हमें निकालना था, बल आघूर्ण का समीकरण है। आप इस थ्योरी को एक बार, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा थ्योरी नहीं है, आप कंसेप्ट से समझिएगा तो बहुत आसान है। तो इस थ्योरी को एक बार पूरा देख लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आप समझ सकते हैं। और यहीं कहीं भी प्रॉब्लम होगा डायग्राम के अनुसार देखना है। यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। पर डे 2 बजे से 6 बजे तक आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो 2 बजे से 6 बजे तक आप कॉल पर हमसे बात कर सकते हैं। तो कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे सवाल करिएगा। आप एक बार देख लीजिए, हम इस थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा दें। आपको पता होगा वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा जो दिया हुआ है पी ई साइन थीटा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, यानी हम पी ई साइन थीटा को लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा को लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 है। और समीकरण 3 क्या है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का
बल आघूर्ण का सदिश रूप है, सदिश रूप है। यही हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सदिश रूप है। ये समीकरण 3 हो गया। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे 11th में, याद होगा कि A क्रॉस B बराबर C है, तो C की दिशा A और B दोनों के लंबवत होती है। पढ़े होंगे आप लोग कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर वेक्टर C हो तो C की दिशा A और B दोनों के लंबवत होती है। तो टाउ बराबर P क्रॉस E दिया हुआ है, तो टाउ की जो दिशा होगी वो P और E दोनों के लंबवत होगी। यानी समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, पॉइंट को समझिए, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव दोनों के लंबवत होती है। फिर से एक बार सुनिएगा, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की दिशा विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। ये कॉपी में मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो नोट करके लिख लीजिएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव दोनों के लंबवत होती है। अब यहाँ से हम कुछ और नोट पढ़ने जा रहे हैं, कुछ और पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि सूत्र पढ़े हैं टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो टाउ बराबर पी ई साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान आप जानते होंगे 0 होता है, तो 0 से गुना करेंगे 0 हुआ, तो टाउ बराबर 0। ये हमने आपको मैथमेटिकल बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 का मतलब हुआ, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, थीटा बराबर 0 का मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र इधर है तो द्विध्रुव इधर होगा, ऐसे दोनों ऐसे हो गया। ये थीटा घटते घटते 0 हो गया ऐसे। तो यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, इसको आप शब्द में लिखिएगा, इस पॉइंट को शब्द में लिखिए नोट में तैयार करके, कि यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होता है, या द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता। फिर से एक बार इसको विस्तार अच्छे से नोट कीजिए कि यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है, अर्थात लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होता है। अगला नोट समझने की कोशिश करते हैं। अगला नोट समझेंगे, थीटा बराबर जब 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री तो पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान आप जानते होंगे 1 होता है, तो ये हो गया टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई। और टाउ मैक्सिमम कैसे हो गया, तो ये तो हम आपको बताए हैं कि जिस समीकरण में साइन थीटा और कॉस थीटा हो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान महत्तम रखने से समीकरण का मान महत्तम होता है। तो साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा का महत्तम मान रखे हैं, इसीलिए समीकरण का मान भी महत्तम हो गया। साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है, हमने महत्तम मान ही रखा है, इसलिए समीकरण का मान महत्तम हुआ, टाउ मैक्सिमम हो गया पी ई। अब आप इसको नोट में कैसे लिखेंगे, यदि विद्युत द्विध्रुव, टाउ 90 डिग्री का मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र तो इधर ही रहेगा, विद्युत द्विध्रुव ऐसे हो गया, तो यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान महत्तम होता है। यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान महत्तम होता है।
यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल और उनका मान महत्तम होता है। ये पूरा टॉपिक हम लोगों का समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के आज के टॉपिक में हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 8 से 10 नोट आपको बता दिए और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया, और जो इसमें कॉन्सेप्ट बताया वो अलग। कुल मिलाकर के बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के माध्यम से। तो आप इस टॉपिक को पूरा विस्तार से बार बार वीडियो को देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो, सवाल तो बहुत से होंगे, बहुत से बच्चों के प्रॉब्लम आएंगे, बहुत से बच्चों के सवाल होंगे, वो सभी सवाल आप मेरे व्हाट्सएप पर या मुझे कॉल करके आप बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप सवाल कर सकते हैं या मुझे कॉल करके बता सकते हैं 2 बजे से 6 बजे तक। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।